हेलो फ्रेंड्स, बात करेंगे यूनिट 2.4 पे। और 2.3 तक मैंने करा दिया है। अगर वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा आप लोग। और ये 2.4 और 2.5 एक वीडियो में करा देंगे और बाकी मैं यूनिट 3 जो है वो आपको करा दूँगी। और यूनिट 4 एंड 5 में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा मैं वही करा पाऊँगी, पूरा टॉपिक जो है वो नहीं हो पाएगा। तो इसमें पढ़ेंगे एड्स एंड इक्विपमेंट नीडेड, ईबीएस एंड सोशल साइंस कॉन्सेप्ट फॉर चिल्ड्रन विथ डेफनेस, मतलब श्रवणबाधित बच्चों के लिए पर्यावरण अध्ययन व सामाजिक विज्ञान अवधारणाओं के लिए आवश्यक जो सहायक सामग्री और उपकरण है उनके बारे में जानना है। हमारे लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। जो जितने सहायक सामग्री आपको बताए जाएंगे उनके बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आप रखिएगा। वो आपसे पूछ सकते हैं कि सोशल साइंस पढ़ाने में किसी एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल का नाम लिखिए, तो फिर वहाँ पे आपका ये यूज हो जाएगा। एड्स क्या होते हैं, सहायक सामग्री क्या होती है। सहायक सामग्री का मतलब होता है ज़रूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान करना जिससे वे विशेष शिक्षा की गतिविधियों को पूरा कर सके और उनकी जीवन शैली जो है वो अच्छी बन सके। मतलब कुछ ऐसी एडिशनल चीज़ें बच्चों को प्रोवाइड करवाना जिससे बच्चे सीख सके अच्छे ढंग से और वो उनका शैक्षिक स्तर अच्छा हो सके, वो आपकी एड्स कहलाते हैं। और ये सहायक सामग्रियाँ अनेक प्रकार की प्राकृतिक हो सकती हैं और ये सहायक सामग्रियाँ किसी व्यक्ति की गरिमा के साथ जीने की आवश्यक वित्तीय मानवीय सहायता सेवा या किसी सामग्री उपकरण और यंत्र आदि के रूप में जो है वो हो सकती हैं। जो सहायक सामग्री या सहायता प्रदान करना जो है वो दिव्यांग बालकों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। बच्चे के अंदर कुछ ऐसी एबिलिटी नहीं होती है, मतलब कहने का मतलब ये है कि बच्चे की अंदर की कुछ ऐसी एबिलिटी का ह्रास हो जाता है जिससे उन्हें सीखने में प्रॉब्लम होती है। तो इन सहायक सामग्रियों की मदद से उनको सीखने में थोड़ी हेल्प मिलती है, तो उनके लिए ज़रूरी है। बात करेंगे श्रवणबाधित बच्चों के लिए आवश्यक सहायक सामग्री उपकरणों की। तो श्रवणबाधित बालकों में श्रवण दोष की अलग अलग डिग्री होती है और उन्हें समाज के लोगों के साथ संप्रेषण करने में अनेक प्रकार की जो कठिनाइयां हैं उनका सामना करना पड़ता है। आप जानते हैं हर एक बच्चा एक जैसा नहीं होता ना, हर एक बच्चे में कुछ ना कुछ मतलब हियरिंग लॉस की कैटेगरी अलग अलग होती है। WHO के अकॉर्डिंग आपने पढ़ रखा होगा। तो उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और जिसके कारण वो अनेक संप्रेषण विकल्पों का पता लगाने की कोशिश करते हैं। उनमें से कुछ मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा बातचीत करना जो है वो पसंद करते हैं, जैसे सुनना, बोलना, संवाद करना उनका प्राथमिक साधन है। और श्रवणबाधित बच्चों की सुनने की क्षमता को बढ़ाना जो है वो ज़रूरी होता है। बात करेंगे क्या क्या उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं अस्थायी बच्चों के पढ़ाने के लिए। जैसे श्रवण यंत्र होता है। श्रवण यंत्र बच्चों के जो सुनने की क्षमता है उसको इंक्रीज करता है, मतलब बाह्य वातावरण की ध्वनियों की जो तीव्रता है उसको बढ़ा करके बच्चों को सुनने में काम देता है। ये अलग अलग तरह के श्रवण यंत्र आते हैं, जैसे BT होता है, बिहाइंड द ईयर, CIC होता है, कम्प्लीटली इन द कैनाल। ऐसे आपके बहुत सारे प्रकार के हियरिंग एड्स आते हैं। चश्मे में लगा हुआ जो श्रवण यंत्र आता है, ठीक है, आपने पढ़ रखा है सारे प्रकार के श्रवण यंत्र। तो ये बच्चे को अलग अलग तरह से उनको सुनने में सहायता देते हैं। अगला है संप्रेषण सहायक सामग्री। कुछ ऐसी सामग्रियां हैं जैसे स्पीच ट्रेनर हो गया जो बच्चे को संप्रेषण करने में मदद करता है। और ये चीज़ें जैसे हार्डवायर सिस्टम आपका हो गया, इंडक्शन लूप सिस्टम हो गया, ये मतलब बच्चों को टीचर जब पढ़ाता है तो हार्डवायर सिस्टम, इंडक्शन लूप सिस्टम इन सब का प्रयोग करके बच्चे के साथ कम्युनिकेट करने में जो है सहायता मिलती है। अगला है आपका श्रवणबाधित बच्चों में पर्यावरण अध्ययन और सामाजिक विज्ञान में जो उपयोग होने वाले सहायक सामग्री हैं, मतलब सब्जेक्ट को पढ़ाने में कौन कौन सी टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज होती है। तो समुदाय एक बहुत अच्छा संसाधन होता है। EVS पढ़ाने के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट संसाधन है, जहाँ से बच्चे को समाज की चीज़ों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, मिट्टियों के बारे में, ठीक है, और उनकी जो प्राचीन चीज़ें हैं उनके बारे में, ये सब चीज़ें जानकारियाँ लेकर के बच्चों को उसके साथ कनेक्ट करके पढ़ाने में सहायता मिलती है और बच्चों को अनुभवों के माध्यम से सीखने का अवसर जो है वो मिल जाता है। अधिगम संसाधन के रूप में जो प्राकृतिक तत्व हैं, ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन के लिए प्राकृतिक तत्व जो है वो सबसे अच्छा संसाधन है। जैसे घाटियाँ हो गई, घास के मैदान हो गए, वन हो गया, सागर हो गया, ठीक है, ये सब मतलब जो उसके आसपास का एनवायरनमेंट है वो भी एक टूल्स के रूप में काम करता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। और वहाँ से बच्चे सीखते हैं। क्षेत्र भ्रमण का आयोजन होता है जहाँ पे बच्चे जाते हैं, चीज़ों को देखते हैं और उसके माध्यम से चीज़ों को सीखते हैं।
संसाधन मतलब संसाधन जो है वो संस्थान जो है वो सामान्य तौर पर बहुत प्रभावशाली अस्थायी अधिगम संसाधन हो सकते हैं। प्रत्येक स्थानीय संसाधन समाज के विकास और आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति में जो है वो सहयोग प्रदान करता है और उससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को जो है वास्तविक जीवन की जो कठिनाइयाँ उससे जोड़ने में भी सुनिश्चित हो जाता है। जैसे चिड़ियाघर हो गया, पौधा हो गया, ठीक है, नर्सरी हो गया, आपका पुस्तकालय हो गया, पशुओं का अस्पताल या मनुष्यों का अस्पताल हो गया, ये सब हेल्प करते हैं हमें आसपास के वातावरण के बारे में, समाज के बारे में, ठीक है, जानने में। अगला है आपका प्रौद्योगिक संसाधन, ठीक है। आज शिक्षक को शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सहायता करने के लिए अनेक संसाधन उपलब्ध हैं और इन प्रौद्योगिकी संसाधनों के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं। और मोबाइल प्लान के माध्यम से पक्षियों की आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए जीपीएस ग्लोबल प्रोसेसिंग जो सिस्टम है उसका उपयोग किया जाता है। अनेक प्रकार के मानचित्र बनाने व पढ़ने के कौशल विकसित करने के लिए जीपीएस का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो आपके इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक संसाधन भी कुछ हैं, जैसे कैमरा हो गया, ठीक है, वॉइस रिकॉर्डर हो गया, इन सब के बहुत सारे कंप्यूटर जो मल्टीमीडिया है, मतलब इन सब का प्रयोग किया जाता है। आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही टेक्नोलॉजी है जहाँ से आप हमारे साथ कनेक्ट होकर के अपना सोशल साइंस का पेपर पढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी हेल्प करती हैं चीज़ों को समझने में। अगला है मानव निर्मित संसाधन। मनुष्यों ने भी ऐसे कुछ तरीके इन्वेंशन किए हैं, कुछ ऐसी चीज़ों को खोजा है, उन कुछ चीज़ों को बनाया है जिनके माध्यम से हम जो है समझ पाते हैं अपने ईवीएस सब्जेक्ट को, समझ पाते हैं अपने सोशल साइंस सब्जेक्ट को। जैसे पेंसिल हो गया, ग्राफ हो गया, चार्ट हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और ऐसी सामग्रियाँ बालकों को कई क्रियाओं को निपुण करने में जो है वो सहायता देती हैं। जैसे पर्यावरण संरक्षण के लिए संसाधन की बात करते हैं तो पर्यावरण व सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य है बालकों को पर्यावरण व सामाजिक संसाधनों में सुरक्षा के लिए प्रेरित करना और इसीलिए एक शिक्षक को जो है वो पर्यावरण पर राष्ट्रीय, स्थानीय व वनों का विकास ना हो, इसके लिए सामाजिक धारणाओं को शिक्षण में जो है स्थान देना चाहिए। मानचित्र और रेखा चित्र जो होते हैं वो भी हमारी हेल्प करते हैं। इस तरह के जैसे जो नक्शे हैं, नक्शे के माध्यम से यह दर्शाना कि कौन देश कहाँ है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ पाते हैं, तो ये संसाधन के रूप में हमारे काम आते हैं। चार्ट हो गया, चार्ट भी एक महत्वपूर्ण संसाधन होता है जहाँ पे हम भाषा के वर्ड, उसकी मात्रा, उसका वाक्य, विभिन्न शब्द, शरीर के अंगों के नाम, फलों के नाम, रंगों के नाम, इन सारी चीज़ों को चार्ट पर जो है वो देखते हैं और उसके माध्यम से सीखते हैं। जो संग्रहालय होता है वो भी एक महत्वपूर्ण आपका संसाधन होता है जहाँ पे पुराने वर्षों से संबंधित जो दुर्लभ चीज़ें हैं वो रखी जाती हैं और उसको देख करके हम उनके बारे में जानकारियाँ लेते हैं, ठीक है। जब पत्र पत्रिकाएँ हो गया, आपका डाक टिकट हो गया, अस्त्र शस्त्र हो गए, ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं म्यूजियम में जहाँ पे हम चीज़ों को देखते हैं और उनके बारे में, अपने प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारियाँ लेते हैं। चित्र विस्तारक जो यंत्र हो गया, जो चित्रों को बड़ा करके हमें दिखाए, जो हमारे जैसे बच्चे जिनको आंखों की सहायता से नहीं देखा जा सकता, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जिनको हम अपने आंखों की सहायता से नहीं देख सकते, तो उनको प्रोजेक्टर के माध्यम से बड़ा करके दिखाया जाता है, तो वो चीज़ें हम देख पाते हैं, ठीक है। और वो सब ये सब सारी चीज़ें जैसे आप याद रख लीजिएगा कुछ ऐसे नाम, जैसे चित्र विस्तारक यंत्र हो गया, चार्ट पेपर हो गया, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे जैसे मानचित्र हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपकी सोशल साइंस के टीएलएम में यूज की जाती हैं। तो आपको नाम याद रखना है 2-4, वो आपसे पूछ लेंगे कि कौन सा सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का टीएलएम है, कौन सा नहीं है, ठीक है। तो वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा। और यहाँ से ये लॉन्ग टाइम के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टाइम पे ये ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, तो ये याद रखिएगा कि शिक्षण प्रक्रिया जो 3 सूत्रों पर आधारित है। मैंने आपको बताया था कि 3 ध्रुव होते हैं, एक अध्यापक होता है, एक बालक और एक विषय वस्तु होता है। जिसमें अध्यापक होता है वो आपका स्वतंत्र ध्रुव होता है और बालक जो होता है वो परतंत्र होता है और विषय वस्तु जो होता है वो आपका क्या होता है, मध्यस्थ चर होता है, बताया गया है। और अध्यापक जो होता है वो ना केवल विषय वस्तु बल्कि बालक की जो प्रकृति से परिचित होना चाहिए। मतलब सिर्फ अध्यापक को एज अ टीचर सिर्फ आपको मैटर का ही ज्ञान नहीं होना चाहिए, मतलब आपको सब्जेक्ट का ही ज्ञान नहीं होना चाहिए, साथ साथ आपको बच्चों को भी परखने का गुण जो है वो आपके अंदर होना चाहिए। बच्चे की क्या ज़रूरतें हैं वो भी आपकी समझ में आनी चाहिए। और शिक्षण प्रक्रिया अत्यधिक बाल केंद्रित जो है वो आज के समय में हो रही है, तो बालक को एज अ टीचर, अगर आप सोशल साइंस के टीचर हैं या बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आपको बच्चों का भी ज्ञान होना चाहिए, उनके लेवल का भी ज्ञान होना चाहिए कि किस तरीके से आपको पढ़ाना है। पता लगा छोटे छोटे बच्चे हैं, आप उनको लेक्चर में थोड़ा झाड़ रहे हैं उनके ऊपर, तो वो नहीं समझ पाएंगे ना। तो ये भी डिपेंड करता है, आपको बच्चे को भी समझना है और सब्जेक्ट को भी नॉलेज आपके पास होना चाहिए।
अध्यापक के कार्य हैं उसकी योग्यता, उसकी कुशलता, ज्ञान एवं चरित्र शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। इसीलिए अध्यापक एक मित्र, एक दार्शनिक और एक मार्गदर्शक के रूप में जो है वो कार्य करता है। अध्यापक एक मार्गदर्शक होता है जो कि बच्चे को गाइड करता है, और इस तरह से अध्यापक के गुण होने चाहिए। अध्यापक को तानाशाह नहीं होना चाहिए। आप सोशल साइंस के टीचर हैं और बहुत तानाशाह रहेंगे, या फिर आप चीज़ों को कनेक्ट नहीं करेंगे बच्चे के समाज के साथ, तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। और वर्तमान युग में आधुनिक शिक्षा में विज्ञान और तकनीकी के आविष्कारों में अध्यापक के कार्य एवं दायित्व और भी विस्तारित बना दिए गए हैं। एक अच्छे अध्यापक की कुछ विशेषताएं हैं तो वो आपको पता होना चाहिए। जैसे J.S. ब्राउन जो है वो कहते हैं कि इन्होंने शिक्षक के बारे में लिखा है, शिक्षक माध्यमिक शिक्षा का सबसे अधिक प्रभावी अंश होता है। मतलब बच्चे के व्यक्तित्व के निर्माण में शिक्षक की भूमिका जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। भगवान से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो इंसान होता है एक बच्चे के जीवन के निर्माण में, वो शिक्षक को माना जाता है। ठीक है, तो एक अच्छे शिक्षक के जो गुण हैं वो आपके अंदर रहेंगे तो उससे आप बच्चे का विकास कर पाएंगे। बच्चों को आप गलत इन्फॉर्मेशन देंगे या बच्चों को आप ऑथेंटिक चीज़ें अगर नहीं पढ़ा पा रहे हैं या बच्चे की रुचि इन सारी चीज़ों को आप नहीं समझ पा रहे हैं तो वो एक अच्छा शिक्षक जो है वो नहीं कहलाएंगे। अब बात करते हैं एक अच्छे शिक्षक के क्या क्या गुण होते हैं उसके बारे में। तो एक अच्छे व्यक्ति के रूप में देखिए, बच्चे अपने टीचर की नकल करते हैं। अगर टीचर का व्यक्तित्व अच्छा है, टीचर का व्यवहार अच्छा है, टीचर का आदर्श अच्छा है तो बच्चे उसको कॉपी करते हैं और उसको सीखेंगे। तो वो चीज़ें आप होनी चाहिए। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, एक अच्छे शिक्षक में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सही होना चाहिए। इससे वह बालकों का उत्तम और सर्वोत्तम विकास कर सकेगा। टीचर फिट होना चाहिए। मतलब फिट होने का मतलब है कि वो शारीरिक और मानसिक रूप से वो बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, जिससे वो अच्छी शिक्षा बच्चों को डिलीवर कर पाएगा। अच्छा स्वभाव और चरित्र होना चाहिए। ये भी ज़रूरी है कि बच्चे मतलब जो टीचर है वो उनका चरित्र बिल्कुल साफ और स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, उनके चरित्र पर किसी प्रकार का कोई दाग नहीं होना चाहिए और उनका स्वभाव बिल्कुल एक जैसे टीचर की तरह ना हो करके एक परिवार के जैसे पेरेंट्स होते हैं उनकी तरह होना चाहिए, और ताकि बच्चे उनके साथ आसानी से घुल मिल सके। उनका व्यक्तित्व बिल्कुल प्रभावी व्यक्तित्व होना चाहिए। मतलब जिसको देख करके बच्चे के अंदर खुद मोटिवेशन आ जाए, इस तरह से एक टीचर का व्यक्तित्व होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी जो चीज़ें हैं, कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए अपने काम के प्रति। उनके अंदर जो कर्तव्यनिष्ठता है वो टीचर के अंदर होना चाहिए। ठीक है, सौहार्द और सहानुभूतिपूर्ण जो व्यवहार है वो टीचर का होना चाहिए कि बच्चों के साथ बहुत कठोर ना हुआ मतलब हो। टीचर बिल्कुल बच्चों के साथ एक फैमिली जैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करके पढ़ाए। अध्ययनशील होना चाहिए। टीचर जो होता है वो भी हमेशा चीज़ों को सीखता रहता है। मतलब जो अधिगम की प्रक्रिया में शामिल जितने भी व्यक्ति रहते हैं वो हमेशा स्टूडेंट ही रहते हैं। जैसे मैं हूँ या आप हैं, तो हम सभी स्टूडेंट ही हैं। हम सभी रोज़ कुछ ना कुछ चीज़ों को सीखते ही रहते हैं। तो ऐसा ही टीचर होना चाहिए जो सदैव अध्ययनशील हो, जो अध्ययनरत हो, जिसका पढ़ने में हमेशा रुचि बनी रहे। ऐसा शिक्षक होना, ऐसा ना हो कि सिर्फ पैसे के लिए आपको पढ़ाया जा रहा हो। तो इस तरह से अगर पढ़ाया जाएगा, सिर्फ पैसे के लिए ही अगर कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, बिना पढ़ के अगर वो आपको पढ़ा रहा है, तो वो आपको अच्छा नॉलेज डिलीवर नहीं कर पाएगा। इसीलिए टीचर को हमेशा पढ़ के चीज़ों को समझ करके बच्चे को डिलीवर करना चाहिए। वो पढ़ेगा तभी अच्छा पढ़ा पाएगा। अनुशासन, प्रियता एवं नेतृत्व क्षमता होना चाहिए। टीचर के अंदर लीडरशिप जो है वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आप सभी बच्चे हैं तो जैसे जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे टीचर्स आते हैं, ये समझ लीजिए कि उनके अंदर लीडरशिप की भावना बहुत अच्छी होती है। मतलब मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि इतने सारे बच्चे, जैसे किसी चैनल पे आप देखते होंगे मिलियन में बच्चे रहते हैं और सभी बच्चों का कमेंट, सभी बच्चों की क्वेरी टीचर हैंडल करता रहता है। सभी बच्चों की नीड को ध्यान में रख करके उनके अकॉर्डिंग वो चीज़ों को लाता रहता है। ठीक है, तो ये क्या है कि एक शिक्षक के अंदर जो है वो नेतृत्व का गुण भी होना चाहिए कि समय समय पर बच्चे को रास्ता भी दिखा सके कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है। अनुशासन प्रियता होना चाहिए, वो अनुशासन प्रिय हो, बच्चों को अनुशासन में रख सके, ऐसा गुण टीचर के अंदर होना चाहिए। समाज के सदस्य के रूप में उसकी एक अच्छी प्रतिष्ठा हो, समाज के लोगों द्वारा वो पूजनीय हो, ऐसा होना चाहिए। मतलब एक मार्गदर्शक करने वाला कार्य शिक्षक के कंधों पर ही होता है। तो समाज को आगे बढ़ाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो टीचर निभाता है। इसके लिए शिक्षक की विशेषताएं जो हैं वो ये सारी विशेषताएं टीचर के अंदर
होनी चाहिए। समुदाय व सदस्यों की समस्याओं का ज्ञान होना चाहिए। समुदाय की क्या समस्याएं हैं, समाज की क्या समस्याएं हैं, उसको समझना चाहिए और उन समस्याओं का निदान कैसा होगा उसका भी ज्ञान टीचर के अंदर होना चाहिए। जैसे प्रदूषण की समस्या है तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है, इस पर बच्चे को जागरूक करना, उसका निदान करना टीचर को आना चाहिए। समुदाय और समाज के विकास में योगदान दे सके ऐसा टीचर होना चाहिए कि वो समुदाय की समस्याओं को समझे और उसको दूर करने में अपना सहयोग जो है वो दे सके। समाज सेवा करने की उसके अंदर भावना होना चाहिए कि सिर्फ पैसे के लिए ही वो बच्चों को एजुकेशन ना दे रहा हो, बल्कि अपनी पैशन के लिए, जैसे मैं बात करती हूँ तो मेरा पैशन है आपको पढ़ाना, किसी पैसे के लिए अगर आप कहेंगे तो जो है वो नहीं, ये चीज़ें नहीं की जा रही। 1 साल से लगातार हम आप लोगों के साथ हैं, 1 साल से लगातार आप लोगों के साथ मेहनत की जा रही है। तो बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो समाज के हित को देख करके कि फ्री में बच्चों को एजुकेशन मिले, बच्चों को एक अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, उसके लिए वो काम कर सके। ठीक है, जिस समाज का जिससे कल्याण हो, समाज की समस्याओं का जिससे निराकरण हो, ऐसा एजुकेटर होना चाहिए जो समाज को आगे रखे। अपने मतलब आर्थिक स्थिति को मजबूत करने पर उसका ज़्यादा फोकस ना हो, बल्कि समाज की लोगों की भलाई हो सके, ये इस पर उसका ज़्यादा फोकस होना चाहिए। दूसरों का उचित सम्मान करने की भावना होना चाहिए। अगर टीचर सम्मान करेगा लोगों का, बच्चों का, उनसे अच्छे से बिहेव करेगा तो उससे देख करके बच्चों के अंदर भी वो चीज़ें डेवलप होंगी। ठीक है, तो एक सम्मानजनक जो कार्य है वो किया जाए, दूसरों को भी सम्मान जो है वो दिया जाए और सामाजिक नियमों का पालन करने वाला होना चाहिए। सामाजिक बुराइयों को निराकरण करने का योगदान जो शिक्षक हो, मतलब समाज में अगर कोई बुराई फैली हो तो उसके प्रति बच्चों को जागरूक करके उस बुराई का निराकरण करना, ये भी शिक्षक के अंदर होना चाहिए। सामाजिक आपदाओं और समाज के साथ मतलब उसका सहयोग जो है वो करना चाहिए। और बात करते हैं तो समायोजनशीलता उनके अंदर होनी चाहिए। मतलब वही शिक्षक अपने उत्तरदायित्व का सफल निर्वहन कर सकता है जो अपने विभिन्न गुणों के कारण अपने आप से तथा अपने पारिवारिक, सामाजिक और व्यवसायिक वातावरण भरवात समायोजित कर सके। मतलब घर से कितनी भी लड़ाई हो टीचर की, लेकिन जब वो विद्यालय में आए तो एक मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर आए, ये टीचर की क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक समायोजन करने की जो क्षमता है वो टीचर के अंदर होना चाहिए कि वो अपने व्यवसायिक क्षेत्र में, अपने सामाजिक क्षेत्र में, अपने पारिवारिक क्षेत्र में सब में जो है वो समायोजन कर सके। ऐसी क्वालिटी एज अ टीचर के अंदर होनी चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षक अपने पारिवारिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों, संसाधनों तथा व्यक्ति विशेष से उचित तालमेल जो है वो रखे और इस स्थिति में वह अपने शिक्षक की योग्यताओं और क्षमताओं को समुचित उपयोग कर पाएगा। एक शिक्षक को समायोजन के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों का अध्ययन होना चाहिए। मतलब शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी जो समायोजन है उसकी क्षमता उनके अंदर होनी चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य की समायोजन करने की क्षमता होनी चाहिए। संवेगात्मक समायोजन उनके अंदर होना चाहिए कि कितना भी दिल दुख रहा है, कितना भी परेशानियां सर पे हैं, लेकिन अगर एज अ टीचर वो क्लासरूम में पढ़ाने गए हैं तो वो क्लासरूम में अपनी बात को हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर डिलीवर करके आते हैं। नैतिक और धार्मिक समायोजन होना चाहिए उनके अंदर कि एक अच्छे शिक्षक का व्यवहार जो है वो नैतिकतापूर्ण होना चाहिए। ईश्वर में आस्था रखने वाला वो चीज़ें होनी चाहिए। बच्चों को समाज के साथ जोड़ सके ऐसा टीचर होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ हैं, आप इसको पढ़िएगा। विद्यालय वातावरण में समायोजन कर सके। जो शिक्षण विधियां हैं वो बालकों के अनुरूप अगर नहीं है तो उसको परिवर्तन करके समायोजन कर सके। उपयुक्त जो विधियां हैं उसको जो है वो कर सके। तो ये सारी चीज़ें हैं। और विद्यार्थियों की समस्या समाधान के लिए हमेशा चिंतनशील रहना चाहिए। एक शिक्षक का गुण होता है कि अगर बच्चे समस्या दे रहे हैं कि मैम मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, मुझे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दीजिए, मुझे वन लाइनर करा दीजिए, तो टीचर को प्रयासरत रहना चाहिए कि कैसे भी करके बच्चे की जो समस्याएँ हैं, एग्ज़ाम के लिए वन लाइनर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो अगर आप बच्चा कह रहा है कि हाँ उसको वन लाइनर करने में प्रॉब्लम है तो उसके लिए समाधान करना एज अ टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ऐसा टीचर हो जो बच्चे के लिए चिंतनशील रहे, हमेशा बच्चे के भविष्य को उजागर करने के लिए तैयार रहे। तो ऐसे शिक्षक के अंदर गुण होना चाहिए। और अच्छा अध्यापक अपने विद्यार्थियों की शैक्षणिक जिज्ञासा को संतुष्ट करने का प्रयास करता है कि अगर बच्चे ने कोई सवाल किया है, बच्चे की कोई भी डाउट है तो उसको वो क्लियर कर सके टीचर। ऐसे गुण उसके अंदर होना चाहिए। विद्यार्थियों की किसी प्रकार की समस्या समाधान के लिए सहायक होना चाहिए। सृजनात्मकता तथा रचनात्मक दृष्टिकोण उसका होना चाहिए टीचर का। एक अच्छा अध्यापक जो है वो परंपरावादी ना होकर प्रगतिशील विचारधारा व्यक्त करते हैं। वो मौलिक चिंतन, मतलब जो आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, जो
अब वो टीचर के अंदर होनी चाहिए कि वो बच्चे को अलग अलग डिफरेंट वे में सोचने पर, जो सोचने का, किसी भी समस्या का समाधान करने के अनेक तरीक़ों को जो है वो बच्चों को बता सके, जिससे बच्चे अलग अलग तरीके से अपनी समस्याओं का समाधान करके अच्छी जानकारियों को जो है वो कलेक्ट कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रूर पढ़िएगा कि एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक के या ईवीएस पढ़ाने वाले शिक्षक के क्या गुण होते हैं। ठीक है, और वन लाइनर के लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा, मैं ज़रूर करवा दूंगी। आज नहीं तो कल मैं ज़रूर करवा दूंगी। अगर रात में नहीं दे पाई तो मैं सुबह ज़रूर दे दूंगी, गारंटी है आपकी। जो है मैं कल तक बिल्कुल आपको वन लाइनर दे दूंगी, इसके लिए परेशान ना होइएगा आप लोग। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर एक बार ज़रूर करिएगा। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।